हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6320। इससे पहले हम 10th टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 11 नंबर का टेस्ट पेपर है। लास्ट क्लास में हमने इस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग डीआईपीएएम के अधीन एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है। तो फर्स्ट गलत है। लोक उद्यम चयन बोर्ड कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी है। इसके अंतर्गत एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है। ये डीआईपीएएम है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। सेकंड है, इसका प्राथमिक कार्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों सीपीएसईएस है। इसमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में सरकार को परामर्श देना है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 39A को लागू करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ने इसके तहत किया गया था। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। तो सेकंड गलत है। 1987 के अधिनियम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो इसके मुख्य संरक्षक होते हैं और इसका कार्यकारी अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है। तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड है, सभी महिलाएं चाहे उनकी आय या वित्तीय स्थिति कुछ भी हो, निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार होती हैं। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में नागरिक घोषणा पत्र सिटीजन्स चार्टर है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह एक दस्तावेज है जो किसी सरकारी एजेंसी द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के संबंध में उसकी प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध करता है। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, यह विधिक रूप से प्रवर्तनीय है, जिससे नागरिक गैर अनुपालन की स्थिति में कानूनी उपाय अपना सकते हैं। तो सेकंड गलत है, क्योंकि यह भारत में विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। अनुपालन न होने पर कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है, जिससे यह एक अव्यवहार्य साधन बन जाता है। इसकी शक्ति विधिक प्रवर्तन में नहीं, बल्कि नैतिक प्रतिबद्धता और सार्वजनिक जवाबदेही में निहित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यकारी प्राधिकरण है। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, यह लोक शिकायतों से निपटने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, सीपी ग्राम्स है, इसका प्रबंधन करता है। तो ये करेक्ट है। थर्ड, यह माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी है। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, लोकपाल के अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वेतन और सेवा शर्तें प्राप्त हैं। तो ये करेक्ट है। समकक्ष वेतन और सेवा शर्तें प्राप्त होती हैं। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, लोकपाल के सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह आधिकारिक अभिलेखों की तुलना
जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यान्वयन से करके सक्रिय सामुदायिक भागीदारी वाले किसी कार्यक्रम अथवा योजना का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, इस अवधारणा को पहली बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के तहत वैधानिक समर्थन दिया गया था, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, मिजोरम सामाजिक अंकेक्षण पर कानून बनाने वाला पहला राज्य था, तो थर्ड गलत है, क्योंकि ये मिजोरम नहीं बल्कि मेघालय है, वो सामाजिक अंकेक्षण पर कानून बनाने वाला पहला राज्य था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित भूमिकाओं पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे क्षेत्रों में सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करना। सेकंड है, हाशिए पर पड़े समूह के मानवाधिकारों के वकालत और सुरक्षा करना। थर्ड है, शासन प्रक्रियाओं में जन भागीदारी और संचार को सुगम बनाना। फोर्थ है, स्थानीय विकास के लिए सामुदायिक संसाधन जुटाना और पहल करना। और फोर्थ है, सरकारी बजट कार्य में विशेष भूमिका। उपयुक्त भूमिकाओं में से कितनी भारत में नागरिक समाज संगठनों CSOS से उससे संबंधित हैं? तो कितनी संबंधित है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों ही जो नागरिक समाज संगठन है उससे संबंधित है। फिफ्थ जो दे रखी है, सरकारी बजट तैयार करने विशेष भूमिका, तो ये नहीं है। सरकारी बजट निर्माण में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, केवल 4 सही है, फिफ्थ वाला है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ये केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त CIC और सूचना आयुक्त ICS के कार्यकाल एवं सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार देता है, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है, इसमें प्रावधान किया गया है कि CIC का वेतन है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन के बराबर होगा, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में मूल रूप से ये प्रावधान था कि केंद्र स्तर है उस पर मुख्य सूचना आयुक्त जो है CIC और जो सूचना आयुक्त है ICS, उसको क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बराबर वेतन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, सेवोत्तम फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा विकसित एक सेवा वितरण उत्कृष्टता मॉडल है, तो ये करेक्ट है। सेकंड, ये कार्यान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT उपकरणों के उपयोग को आवश्यक घटक के रूप में अनिवार्य करता है, तो ये गलत है। ICT उपकरणों का उपयोग सेवोत्तम के कार्यान्वयन में सहायक हो सकता है, लेकिन ICT को इस संरचना का आवश्यक घटक बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। थर्ड है, केरल इस मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य था, तो ये गलत है। इस मॉडल को 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में अलग अलग क्षेत्रों जैसे जलापूर्ति एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, खाद्य आपूर्ति और जन स्वास्थ्य में प्रायोगिक जो प्रोजेक्ट है उनके रूप में लागू किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, फर्स्ट वाला। सेकंड एंड थर्ड है ये दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है जिसका क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक विस्तृत है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, यह सूचना देने से इनकार करने पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी CPIO पर आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, ये किसी चिंताजनक मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच का आदेश दे सकता है, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रशासन में भ्रष्टाचार में कमी।
सेकंड है सरकार में जवाबदेही। थर्ड, अधिक पदानुक्रमित संगठनात्मक संरचना। फोर्थ है सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिक समाज के बीच बेहतर संबंध। एंड फिफ्थ है शासन की विस्तृत पहुंच। उपयुक्त में से कितने भारत में ई गवर्नेंस के लाभ हैं? तो ये पांचों ही लाभ हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी 5। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, एक साइड पे ई गवर्नेंस पहले और दूसरी साइड पे उद्देश्य है। फर्स्ट है CPGRAMS, ये इसकी क्या दे रखा है उद्देश्य? किसी भी स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा, तो ये करेक्ट है। सेकंड है MCA 21, इसका उद्देश्य दे रखा है कंपनी अधिनियम के प्रवर्तन और अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं का स्वचालन, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है ई समीक्षा, इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ है ITATE द्वार, तो इसका उद्देश्य दे रखा है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, तो ये गलत है। ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CFPF है, ये शिकायत पोर्टल नहीं है। ITATE द्वार आयकर अपीली न्यायाधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल है, जिसका उपयोग वो अपीलों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग या प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF है, इसके लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 सही सुमेलित हैं, 1, 2 एंड 3। फोर्थ वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड है कैट के आदेशों के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो ये गलत है। मूल रूप से जो कैट के आदेश हैं उनके विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में की जाती थी, किंतु एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 बाद है, इसके निर्णय में इस स्थिति को बदल दिया गया था। इस निर्णय में न्यायालय ने कहा कि कैट के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसके बाद ही उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, इसलिए उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। थर्ड है कैट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित समितियों या आयोगों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पदनामा भैया समिति, सेकंड है रिबेरो समिति, थर्ड धर्मवीर समिति, फोर्थ मलीमत समिति। उपरोक्त में से कौन सी भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4, ये तीनों ही भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित है। जो थर्ड है धर्मवीर समिति, तो इसका गठन स्वतंत्रता पूर्व काल 1971 में जिला प्रशासन की संरचना की समीक्षा के लिए किया गया था। हालांकि इसमें कानून व्यवस्था प्रशासन के पहलुओं पर चर्चा की गई थी, किंतु इसे स्वतंत्रता पश्चात पुलिस सुधारों के लिए विशेष रूप से गठित प्रमुख समितियों में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग UNDESA। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।